Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island। तो गाइज जैसे कि आप जानते हैं SSC MTS 2023 का एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम SSC CHSL 2023 के एग्जामिनेशन के सारे शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सवालों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनके 100% एक्यूरेट आंसर्स के साथ। जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके SSC MTS के एग्जाम में आने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। 100% चांसेस है कि आपको अपने एग्जामिनेशन में इन्हीं प्रश्नों में से सवाल पूछे जाएंगे। तो गाइज इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इन सारे फैक्ट्स को जो भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो भी आंसर्स प्रोवाइड कराएंगे, उन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको आपके SSC MTS 2023 का एग्जामिनेशन जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसमें बेहद बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस प्रकार का क्या ट्रेंड रहा है डिफिकल्टी लेवल का, वो सब हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास जो बेल आइकन गिवन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी हम किसी नए वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत पहाड़ी श्रृंखला है? जिसका करेक्ट आंसर है अरावली पहाड़ियां, जो कि भारत की सबसे ज्यादा प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं मानी जाती हैं और यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती हैं। तो गाइस ये जो प्रमुख नदियां होती हैं इनके उद्गम स्थल हुए और ये कहाँ पर जाकर गिरती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसकी अगर हम बात करें, जो अरावली की पहाड़ियाँ होती हैं यह आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोडोंग मठ से रिलेटेड है कि फोडोंग मठ जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो गाइस फोडोंग मठ की अगर बात की जाए तो ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, जहां पर एक फोडोंग नाम का जगह है, वहां पर स्थित एक बौद्ध मठ है। यह राज्य की राजधानी गैंगटॉक से 28 किलोमीटर दूर, जो यहाँ पर गैंगटॉक भी आपको ध्यान में रखना है, वहां से 28 किलोमीटर दूर है। यह 18वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, लेकिन इससे पहले भी यहाँ एक मठ पहले से ही स्थित था। अगला सवाल है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य किस वर्ष में बना था? तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत की जो पहले स्टेट थी, नंबर ऑफ स्टेट थी, वो थी टोटल 28 एंड नाउ आफ्टर 2014 इट हैज बिकम 29। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य बन गया था। बात की जाए तेलंगाना सरकार की, तो तेलंगाना सरकार के मुताबिक यह दिन राज्य के इतिहास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस दिन तेलंगाना को अपने आप में एक राज्य का नाम दिया गया था, एक दर्जा दिया गया था। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना शुक्रवार 2 जून को अपना स्थापना दिवस मना चुका है। राज्य का गठन आधिकारिक तौर पर 2 जून 2014 को हुआ था और तब से इस दिन को तेलंगाना दिवस, यानी कि तेलंगाना गठन दिवस आप कह सकते हैं, इस रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका लोकसभा में उच्चतम प्रतिनिधित्व है? तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, अर्थात 80, कुल 80 जो सीटें हैं। तो गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है आपको नंबर ऑफ सीट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाए। तो जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें थी वो थी 80, जबकि तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो उसकी थी 39, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की अगर बात की जाती है तो उनकी 25-25 लोकसभा सीटें हैं। अगला सवाल, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। उस समय ब्रिटेन यूके का प्रधानमंत्री कौन था? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है क्लेमेंट एटली।
जुलाई 1947 यानी कि जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था और ये जो ऐलान किया गया था वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किया था। तो गाइस आपको ये नाम अच्छे से याद कर लेना है। एटली ने कहा था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो ही मेड एन स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने बोला कि 30 जून 1948, तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है, तब तक उन्होंने कहा था कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। भारत के जो आखिरी वायसराय थे जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, उन्होंने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग देशों में भी बांट दिया जाएगा। तो गाइज ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखना है। बात की जाए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, जिसे हम की पॉइंट भी कह सकते हैं, की नोट्स के रूप में भी आप उसे जान सकते हैं। तो फर्स्टली क्लेमेंट एटली ब्रिटेन यूके के प्रधानमंत्री थे जब ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 में भारत के लिए एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको नाम याद कर लेना है, क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। ओके, तो ये पॉइंट भी हमने अभी देख ही लिया है, इसको याद कर लीजिएगा। अधिनियम ने दो नए स्वतंत्र उपनिवेश बनाए, भारत और पाकिस्तान। तो दो तब से अलग अलग हो गया था, भारत अलग देश और पाकिस्तान अलग देश बन गया था। पाकिस्तान को पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में विभाजित किया गया, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान को एक तो था पाकिस्तान, दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, उस दो भागों में बांट दिया था, जो कि अब बांग्लादेश है। बंगाल और पंजाब प्रांतों का विभाजन भी दो नए नए देशों के बीच हो गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको अच्छे से याद कर लेना है। और स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, और लियाकत अली की बात करें तो इसके प्रधानमंत्री बने। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश पीएम थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए भारतीय राजनीतिक संकट को हल करने के लिए मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन नियुक्त किया था। तो विंस्टन चर्चिल थे जिन्होंने एक मिशन को स्टैब्लिश किया था 1942 में, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। तो आइए जानते हैं क्रिप्स मिशन क्या था। तो गाइस द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन पाने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। इस मिशन के कुछ प्रस्ताव दिए गए थे इस मिशन में, तो वो कुछ प्रस्ताव इस प्रकार है, तो चलिए देखते हैं। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाए। युद्ध के बाद संविधान बनाने वाली संस्था भारत सरकार के संघ से अलग रहने की इच्छा रखने पर ही संविधान का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार्य होगा। कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार नहीं करेगा उसे ब्रिटिश के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। तो गाइस ये कुछ प्रस्ताव दिए गए थे चर्चिल के थ्रू इस पर्टिकुलर क्रिप्स मिशन में। नेक्स्ट है गांधी ने क्रिप्स मिशन को युद्ध के बाद ड्रोमिनियन स्टेटस के क्रिप्स प्रस्ताव के कारण एक असफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कहा था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो यहाँ पर आपको ये दो पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की जो घोषणा थी वो पीएम रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। इस अधिनिर्णय की महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो अब इस अधिनिर्णय जो अभी हमने आपको बताया रामसे ने जो की थी उसकी प्रमुख विशेषताएं डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला उसमें था मुसलमानों लिखी एंग्लो इंडियन भारतीय ईसाइयों और साथ ही अछूत वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट है 3% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी।
कुल सी प्रांतीय विधायकों में दबे हुए वर्गों के लिए आरक्षित थी। गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया था और फिर इस अधिनिर्णय के खिलाफ जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। तो जिस अनशन को उन्होंने जेल में शुरू किया था उसका नाम था आमरण अनशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भूकंप तरंगों को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है भूकंप मापी, जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो गाइस सिस्मोग्राफ इज द करेक्ट आंसर, जिससे भूकंप की जो तरंगे होती हैं उसको नापा जाता है। अगला सवाल, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ दुमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो गाइस जो दुमहल लोक नृत्य है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपका जम्मू और कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। यह नृत्य केवल क्षेत्र की वट्टल जनजाति, तो यहाँ पर आपको वट्टल जनजाति पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसे जनजाति में विशिष्ट शुभ अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो गाइज यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1949 यानी कि 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जो कि जाना जाता है, और ऑब्वियसली रेगुलेटरी बैंक है, तो नियामक निकाय है, और भारतीय रुपए के मुद्दों और आपूर्ति और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन जो होते हैं वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही है। भारत में राष्ट्रीयकृत होने वाला जो पहला बैंक था वो था भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि जनवरी 1949 में हो गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए 14 अन्य बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था जुलाई 1969 में, और उन जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनमें कुछ बैंक्स जो शामिल थी उनका नाम बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इस तरह की बैंक थी जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था जुलाई 1969 में। तो गाइज ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि किन उन 14 बैंकों का आरबीआई के बाद राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है तापी नदी। तापी नदी एक ऐसी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। उसके अलावा अगर बात की जाए काली सिंध और गंभीरी राजस्थान की, तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही युग्म है। इसका उद्गम विंध्य श्रेणी में होता है। यह राजस्थान के बारा, झालावाड़ और कोटा जिलों से होकर गुजरती है, और उसके बाद कोटा जिले के नौनेरा गांव में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। तो गाइस ये फैक्ट भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गाइस जो बंगाल के दक्षिण में कुछ ऐसी नदियां हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम से पूर्वाभिमुख बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि कई ऐसी छोटी नदियां सीधे ही इस खाड़ी में गिरती हैं, जिनमें से लघुत्तम नदी जो है वो 64 किलोमीटर लंबी है, जिसका नाम है कोम नदी। तो अगर आपसे कोम नदी के बारे में पूछा जाता है तो वो भी आप यहाँ पर उसके बारे में जान सकते हैं और फिर बता सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव सामान्य सर्दी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, शैवाल का कारण बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस वायरस। वायरस एक ऐसी विषाणु है जो कि कुछ छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी हुआ, फ्लू हुआ, सामान्य बीमारियां और चेचक या एचआईवी एड्स जैसी बहुत गंभीर बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार होता है।
बात की जाए एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स वायरस के विरुद्ध प्रभावी नहीं होती हैं और वायरस के एक छोटे चुनिंदा समूह के खिलाफ एंटीवायरल जो दवाएं हैं वो आजकल विकसित की जा रही हैं, जिससे कि उस चीज से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज बन सके। सामान्य सर्दी एक ऊपरी श्वसन पथ का संक्रमण है जो कि कई अलग अलग विषाणु के कारण हो जाता है। राइनोवायरस वायरस को हल्के ऊपरी श्वसन रोग, जिसे हम सामान्य सर्दी के नाम से भी जानते हैं, उसमें प्रमुख प्रेरक कारक दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल खरीफ फसलों का एक उदाहरण है? तो गाइस, खरीफ की जो फसलें होती हैं जो कि मानसून के दौरान पैदा की जाती हैं, मानसून के दौरान पैदा होती हैं, और कुछ उसके उदाहरण इस प्रकार हैं: चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास, रागी, चारा आदि। ये सारी जो हैं ये आपकी खरीफ की फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सांभर झील के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है जो कि सांभर झील से रिलेटेड है। तो पहला जो ऑप्शन गिवन है वो है, यह अरब सागर में गिरती है। तो नहीं, यह अरब सागर में नहीं गिरती है, ये कथन सत्य नहीं है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतदेशीय खारे पानी की झील है। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सांभर झील है वो एक खारे पानी की झील है, तो गाइज ये करेक्ट आंसर है, यह भारत की सबसे बड़ी अंतदेशीय खारे पानी की झील है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर आपको ऑप्शन दे जाता है कि यह एक धूमकेतु के हाइपर वेलोसिटी प्रभाव के कारण गठित की गई थी, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, यानी कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू की जा सकती है? तो यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शंस गिवन है, जिसमें पहला है राज्यसभा में लेकिन लोकसभा में नहीं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा या कोई राज्य विधानसभा में महाभियोग की प्रक्रिया की शुरू की जा सकती है। ऑप्शन थ्री, लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं की जा सकती है। उसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है संसद के दोनों सदनों में ये जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है ये शुरू की जा सकती है। तो गाइस, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड रेस्ट ऑल थ्री आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों को अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको अलग अलग चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है फार्म उपकरण, दूसरा है विनिर्माण, फार्म उपकरण विनिर्माण पहला ऑप्शन, फिर है बैंकिंग, फिर है चाय उगाना और आखिरी में आता है कानूनी परामर्श। तो यहाँ पर फार्म उपकरण विनिर्माण इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइज, किस दिन अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो गाइज 22 मई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 22 मई को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, दैट इज IDB इन शॉर्ट, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। तो इस पर्टिकुलर डे का मतलब ही यही है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, लोगों में इस चीज़ को बताना कि हमारी मदर अर्थ पर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसका कितना ज़्यादा महत्व है। यह कन्वेंशन जो हम बात कर रहे हैं, ये 29 दिसंबर 1993 को लागू हो गया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में नामित किया गया था। बात करें 2001 की, तो 2001 से यह 22 मई को मनाया जाने लगा। तो इस पर्टिकुलर डे को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासी कोंग की किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पासी कोंग जो है वह अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है, वहाँ की आदि जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपको आदि जनजातियां भी ध्यान में रखना है। यह नृत्य पासी के सामाजिक कार्यों को दर्शाता है और यह नृत्य जो है ये
आबंग नामक एक संगीत होता है, उस पर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है एन गोपाल स्वामी अयंगर। कभी कभी क्या होता है गाइज, क्योंकि अनुच्छेद जो 370 है वो भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू किया था, तो हो सकता है कि काफी काफी बार आपको लगे दैट भीमराव अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर, बट प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। जो भीमराव अंबेडकर थे वो अनुच्छेद 370 के धुर विरोधी थे, और जो जिन्होंने तैयार किया था, इसका जो मसौदा तैयार किया था, उनका नाम है एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्योंकि बात करें अंबेडकर जी की, तो संविधान के निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री जो कि भीमराव अंबेडकर हैं, वो अनुच्छेद 370 के धुर विरोधी थे। उन्होंने इसका मसौदा यानी कि जो ड्राफ्ट होता है वो तैयार करने से मना कर दिया था, और अंबेडकर के मना करने के बाद शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास पहुंचे, और नेहरू के निर्देश पर फिर बाद में एन गोपाल स्वामी अयंगर ने उसका ड्राफ्ट रेडी किया था। तो ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तावित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की भारत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है। इसे वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नामों से भी जाना जाता है। तो गाइज ये चारों नाम भी आपको ध्यान में रखने, हो सकता है कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सके कि बुनियादी शिक्षा को किस और नाम से जानते हैं, तो बेसिक शिक्षा हुआ, नई तालीम हुआ, बुनियादी तालीम हुआ, या फिर वर्धा योजना, ये सब भी उसी के ही अलग तरीके से जो बुलाए जाते हैं वो नाम है। गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम यानी कि बुनियादी शिक्षा की योजना बनाई, जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया जाना था। तो आपको ये डेट भी याद कर लेनी है कि 23 अक्टूबर 1937 को उन्होंने ये नई तालीम की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं अमरकंटक, ताला, महाबलेश्वर या मुल्ताई। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है महाबलेश्वर, क्योंकि जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको जो नाम याद रखने हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहाँ वो बहती है और बाद में कहाँ पर जाकर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल, यूएसए के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? तो इसमें ऑप्शंस आपको जो दिए गए हैं वो है शंकर कुरूप, बॉबी जिंदल, जॉन टायलर और बिल क्लिंटन। तो इसका करेक्ट आंसर है बॉबी जिंदल। बात की जाए 20 अक्टूबर 2007 की, तो 20 अक्टूबर 2007 को जिंदल 54% वोट के साथ लुइजियाना के गवर्नर चुने गए थे। तो यहाँ पर डेट आपको याद रखना है 20 अक्टूबर 2007। किसने जीता? तो बॉबी जिंदल ने 54% वोट के साथ उन्होंने लुइजियाना के गवर्नर का पोजीशन हासिल कर लिया था। 36 वर्ष की आयु में जो बॉबी जिंदल थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे कम उम्र के गवर्नर बने थे। वह लुइजियाना के पहले अश्वेत और अमेरिकी इतिहास में अमेरिका के प्रथम भारतीय अमेरिकी गवर्नर चुने गए थे। तो ये आपका बॉबी जिंदल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन हुर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट के लेखक कौन है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जूल्स वर्न, बेन जॉनसन, ल्यू वॉलिस और इज इट लुइस कैरोल? देन ल्यू वॉलिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि बेन हुर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम। तो गाइस सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है।
और बात की जाए 4 पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों की जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की सीमा भी म्यांमार से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? जिसमें ऑप्शंस है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 4 या फिर अनुच्छेद 2। तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर है आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3, जिसमें देश में राज्यों के गठन की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। और उस वर्णन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला आता है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, ये आपका पहला हो गया। दूसरा है, दूसरी जो गठन की प्रक्रिया है वो है 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर भी कर सकते हैं। और जो तीसरी प्रक्रिया है उसके अनुसार किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर वो प्रक्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? जिसमें ऑप्शंस हैं असम, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो गाइज यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो खुंग और खुआंग में डिफरेंस में कंफ्यूजन उनको क्रिएट हो जाता है। तो गाइज लेट मी क्लियर दैट अप। अगर आपसे पूछा जाता है खुंग के बारे में, जो कि एक खुंग बास है, जो कि बांस से बना हुआ एक वायु यंत्र होता है, वायु वाद्य यंत्र होता है। और जो खूंग होता है वो लोक वाद्य यंत्र है आसाम का। उसके अलावा अगर बात की जाती है खुआंग की, तो जो खुआंग वाद्य यंत्र है वो है मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र। तो अगर आपसे खूंग पूछा जाता है तो असम इज द करेक्ट आंसर, और खुआंग पूछा जाता है तो मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा बात की जाए माहुरी की, तो माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। उसके बाद आता है घमोट, गोट या घूमट, जो कि गोवा का एक झिल्लीदार वाद्य यंत्र है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तापक्रम की जो मूल इकाई यानी कि एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? और ऑप्शंस हैं केल्विन, मीटर, मोल या कैंडेला। तो इसका करेक्ट आंसर है केल्विन। तो गाइस जो तापक्रम होता है उसका एसआई जो यूनिट होता है वो एसआई मात्रक आप कह सकते हैं वो केल्विन होता है, और इसको टी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता पर का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो यहाँ पर रोपड़ इज द करेक्ट आंसर। रोपड़ जो स्थल है वो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। और बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थलों की, तो उसमें राखी गढ़ी जो कि आनुवंशिक परीक्षण के साथ पहली साइट है, और हुआ सनौली, फरमाना, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, मेहरगढ़, हड़प्पा, शन्नुदड़ो और मोहनजोदड़ो। ये कुछ ऐसे स्थल थे जो कि सिंधु नदी के तट पर थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा स्थल तट पर नहीं था, तो वो है रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? तो गाइस ओलंपिक का जो पारंपरिक ध्येय वाक्य है वो पियरे डी कुपाटिन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और अगर ध्येय वाक्य की बात करें तो वो हेंडियाट्रिस सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस, जो कि लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो वो होता है तेज, उच्चतर, मजबूत। और इसे किसने प्रस्तावित किया था? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के निर्माण पर पियरे डी कुपाटिन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, स्वर्ण क्रांति का संबंधित क्षेत्र कौन सा है? और ऑप्शंस में आपको दिए गए थे तिलहन, मछली, अंडे, फल। तो यहाँ पर जो फल है दैट इज द करेक्ट आंसर। जो फल शहद के उत्पादन में वृद्धि तथा बागवानी के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सुनहरी क्रांति यानी कि स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात की जाए तिलहन क्रांति की, जो तो तिलहन उत्पादन है वो पीली क्रांति से संबंधित है।
हरित क्रांति जो है उसका संबंध चावल और गेहूं की फसलें हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला है केसरिया क्रांति जो कि ऊर्जा से संबंधित है। फिर है श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फिर है लाल क्रांति जो कि मांस टमाटर उत्पादन से रिलेटेड है। फिर है गोल क्रांति जो कि आलू उत्पादन से संबंधित है। फिर है भूरी क्रांति जो कि चमड़ा कोको इन सब से संबंधित है। फिर है ग्रे क्रांति जो कि उर्वरकों से संबंधित है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति जो कि प्याज झींगा इनसे संबंधित है। और अंत में आपके पास आता है काली क्रांति जो कि पेट्रोलियम से संबंधित है। तो गाइज ये सारी आपको क्रांति के नाम पता होना चाहिए कि कौन सी क्रांति किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को पदोन्नति देने पर राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। जहां पर ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 62 और इज इट दी अनुच्छेद 49 यानी कि आर्टिकल 49। तो गाइस करेक्ट आंसर है आपका अनुच्छेद 51। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। दैट वाज ऑल अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एमटीएस के एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। वो जो हम क्वेश्चंस की सीरीज अब लेकर आएंगे, प्लीज़ आप एक कहते हैं ना लास्ट टाइम पर जो प्रिपरेशन करनी है उसमें आपको क्या क्या करना है, जस्ट गो थ्रू आवर वीडियो ऑफ दीज एमटीएस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, जिसमें हम सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं या फिर इस जिस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो स्टिक विद अस, फॉलो अस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, और बने रहिए हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन के लेवल को बूस्ट अप करते रहिए। और यस, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।